नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप जानते ही हैं कि मोदी जी की मेहरबानी से भारत में इतिहास का सबसे बड़ा बैंक घोटाला हो चुका है। और इतना बड़ा काम कोई एक दिन में नहीं हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। जैसी कि उम्मीद थी, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह तो कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ था, सानू की। और मोदी जी को तो इस बात के लिए थैंक यू बोलिए कि उन्होंने मात्र 5 साल में इसका पता लगा लिया। हालांकि 7 साल हो गए, लेकिन वित्त मंत्री ने देश के सामने सफेद झूठ बोला है कि इसमें मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। सच तो यह है कि मोदी सरकार के आने के बाद ही 22,842 करोड़ के इस घोटाले के बीज पड़े। जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब तक एजीबी न तो घाटे में गई थी, न दिवालिया हुई थी, और न ही उसने बैंकों को धोखा देना शुरू किया था। अब समझिए कि मोदी सरकार और एबीजी शिपयार्ड की घोटालेबाजी के बीच रिश्ता क्या है। इसका मालिक ऋषि अग्रवाल कैसे एक जमाने में नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा हुआ करता था। आखिर कैसे ऋषि अग्रवाल एक के बाद एक 28 बैंकों को चूना लगाता चला गया, वो भी देश के विशालतम बैंकों को। हजारों हजार करोड़ का घोटाला, और मोदी सरकार बैंकों की इस लूट का तमाशा देखती रही। निर्मला सीतारमण के तो कहने ही क्या, उन्होंने मासूमियत के साथ अपनी आंखें 7 साल तक बंद रखी। वो रसोई में यही देखती रह गई कि दाल सब्जी में प्याज लहसुन न पड़ जाए, और मोदी का दुलारा 24,000 करोड़ के घोटाले का तड़का लगाकर भाग गया। जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। एपीजी शिपयार्ड एक जमाने में देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी शिपयार्ड कंपनियों में से एक हुआ करती थी। जैसा कि नाम से ही साफ है, वो पानी के जहाज बनाया करती थी। एक समय उसके पास 16,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर थे, और आज उस पर 23,000 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप हैं। साल 2012-13 तक कंपनी की माली हालत शानदार हुआ करती थी। इस दौरान उसे 107 करोड़ का मुनाफा हुआ था। गौर कीजिए, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन साल बदला, सरकार बदली, प्रधानमंत्री बदले, और इसके साथ ही अच्छे दिन आ गए। जनता के नहीं, बैंक लुटेरे ऋषि अग्रवाल के। 107 करोड़ के मुनाफे में चलने वाली कंपनी 2013-14 में 199 करोड़ के घाटे में पहुंच गई। इसके अगले साल 2014-15 में घाटा 897 करोड़ का हो गया, और 2016-17 तक यह 3,704 करोड़ तक पहुंच चुका था। मतलब जैसे जैसे मोदी का प्रताप बढ़ता जा रहा था, मेक इन इंडिया का डंका बजता जा रहा था, स्टार्टअप इंडिया का जलवा छाता जा रहा था, वैसे वैसे डूबता जा रहा था ऋषि अग्रवाल। और जैसे जैसे डूब रहा था ऋषि अग्रवाल, वैसे वैसे वो लेकर डूबता जा रहा था बैंक के बैंक। पहले एक बैंक, फिर दूसरा बैंक, फिर तीसरा, और धीरे धीरे मोदी के दुलारे धंधेबाज को बैंकों को खिलौने की तरह लूटने का चस्का लग गया। पूरे 28 बैंकों पर हाथ साफ कर दिया उसने। और निर्मला सीतारमण कहती हैं कि मोदी जी को थैंक यू बोलिए। आमतौर पर 5 साल पता लगाने में लगते हैं, हमने 1.5-2 साल में ही लगा लिया। मतलब इस हिसाब से बैंक लुटेरों पर कार्रवाई करने के लिए मोदी जी को 20-25 साल के लिए तो प्रधानमंत्री बनाना ही पड़ेगा। इससे कम में वो नहीं पकड़े जाएंगे। एक बार फिर से देश के बैंक लुटेरे ऋषि अग्रवाल पर नरेंद्र मोदी की मेहरबानियों के इतिहास पर लौटते हैं। 2007 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसी साल एबीजी लिमिटेड ने 50 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक एमओयू साइन किया। इस एमओयू के तहत मोदी ने कंपनी को 1,21,000 वर्ग मीटर जमीन नजराने में दी थी। यह जमीन गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने उसे दी थी। मजाक की इंतहा यह है कि 14 फरवरी 2022 को जीएसआईडीसी ने खुद माना कि 15 साल में एबीजी ने उस पर 1 इंच भी निर्माण नहीं किया। गुजरात विधानसभा में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2007 में एबीजी शिपयार्ड को जो जमीन दी गई, उस समय उसकी कॉरपोरेशन के हिसाब से ही भाव हुआ करता था 1400 रुपए प्रति वर्ग मीटर। लेकिन एबीजी शिपयार्ड को यह जमीन केवल 700 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दे दी गई। और सुनिए, एबीजी ने आवंटन के बाद लीज की पूरी रकम तक जमा नहीं कराई। सीएजी की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड लीज की रकम अदा न करने पर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने खुद माना है कि एबीजी शिपयार्ड ने अभी तक बकाया रकम का भुगतान नहीं किया है। मतलब यह सीधे सीधे जमीन की बंदर बांट का मामला था। अब जरा बैंक लुटेरे ऋषि अग्रवाल के हुनर को भी समझ लीजिए। साल 2013-14 में एबीजी शिपयार्ड की सालाना रिपोर्ट में जो लिखा है वही बता रहा हूं, अलग से कुछ भी नहीं है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि नए जहाज बनाने के आदेश रद्द होने,
कर्ज की लागत बढ़ने, सूरत के दहेज शिपयार्ड की क्षमता का कम उपयोग होने और 2007 में केंद्र सरकार की जहाज निर्माण पर सब्सिडी योजना बंद होने की वजह से कंपनी को अपने बैंक कर्ज को रीस्ट्रक्चर करवाना पड़ा। मतलब 7 साल से मलाई खा रहा, मुनाफे में चल रहा ऋषि अग्रवाल मोदी के सत्ता में आते ही ऐलान कर देता है कि देखो भाई हालत खराब है, हमसे अब और नहीं हो पाएगा। और कमाल तो यह है कि 2014 में यह ऐलान कर देने के बाद भी 2022 तक मोदी सरकार उसे दूध भात खिलाती रहती है। प्रधानमंत्री एक दिवालिया कारोबारी को अपने डेलीगेशन में दुनिया घुमाते रहते हैं। अब जरा एबीजी का इतिहास भी समझ लीजिए। एबीजी शिपयार्ड की शुरुआत अहमदाबाद में मार्च 1985 में हुई थी। तब उसका नाम था मगदल्ला शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड। 10 साल बाद 1995 में इसका नाम बदलकर एबीजी शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड और फिर इसी साल एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया। मतलब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो गई। 90 के ही दशक में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना पहला जहाज बनाया था। कुछ ही सालों में उसके पास विदेशों से ऑर्डर की लाइन लगने लगी। सस्ता कच्चा माल, सस्ते मजदूर और सस्ती बिजली की वजह से एबीजी के निर्माण की लागत कम थी। इसकी वजह से दुनिया की कंपनियां उसे खूब ऑर्डर दे रही थी। एक समय तो ऐसा आया जब कंपनी के कुल ऑर्डर का 80% विदेशों से उसे मिला था। गौर कीजिए, तब मेक इन इंडिया का झुनझुना नहीं बजाया गया था। साल 2000 में कंपनी को भारत सरकार के कोस्ट गार्ड के लिए 2 इंटरसेप्टर बोट बनाने का ऑर्डर मिला। कंपनी लगातार तरक्की करती रही। उसकी माली हालत इतनी अच्छी थी कि एबीजी शिपयार्ड ने 22 जनवरी 2006 को यूएई की कंपनी क्रॉस ओशियन शिप रिपेयर लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया था, उसे खरीद लिया था। 2008 में उसने इसे बेच दिया और एबीजी ने अपने सूरत के शिपयार्ड के पास ही विपुल शिपयार्ड का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद साल 2011 में मनमोहन सरकार ने एबीजी शिपयार्ड को पनडुब्बियों समेत रक्षा जहाज बनाने का लाइसेंस भी दे दिया। आप इस बात पर चौंक सकते हैं कि फरवरी 2012 में एबीजी शिपयार्ड के पास 16,600 करोड़ के ऑर्डर थे। हम फिर से याद दिला दें कि तब मनमोहन सिंह की सरकार थी देश में। एबीजी शिपयार्ड ने सबसे बड़ा अधिग्रहण वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड का किया था। इस कंपनी में 60% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए उसने आईसीआईसीआई समेत कई बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया। इस बकाये को लेकर आईसीआईसीआई बैंक ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने अर्जी लगाई। इसी पर सुनवाई करते हुए 25 अप्रैल 2019 को एबीजी लिमिटेड को दिवालिया घोषित कर दिया गया और इसी के साथ मोदी सरकार में 28 बैंकों से 24,000 करोड़ की लूट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। मैं तो कहूँगा कि अगर यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो फेसबुक को भी लाइक कर लीजिए और अगर फेसबुक को लाइक किया हुआ है तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आर्टिकल 19 इंडिया। ट्विटर पर हमारा हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।